इस आधार पर हम उसको स्वर्ण युग कह सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। गुप्त शासकों ने जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की थी वह न सिर्फ प्राचीन भारत के लिए बल्कि आधुनिक भारत के लिए भी एक आदर्श है। यह शासन व्यवस्था पूर्णतया उदार और लोकोपकारी थी, माने लोगों के प्रति उदार थी। यह शासन व्यवस्था शांति और व्यवस्था का राज था और आवागमन सुरक्षित था। फाहियान जैसे चीनी यात्री ने भी इस बात की काफी प्रशंसा की है और उसे आवागमन में कहीं असुविधा नहीं हुई। उसने उच्च शब्दों में गुप्त वंश की प्रशंसा की है। गुप्त वंश के शासकों ने प्राचीन भारत के कठोर दंड को मृदु और उदार कर दिया और साथ ही साथ मृत्यु दंड को बिल्कुल समाप्त कर दिया। इसके बावजूद वहां कोई अपराध की कोई घटना नहीं होती थी। लोग पुलिस और गुप्तचर के प्रशासन से दुखी नहीं थे। शासक अपने जनता की जीवन को सुखी बनाने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहा करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि गुप्त शासन में जो तत्व है वो आज के आधुनिक प्रजातंत्र में भी देखे जा सकते हैं। जैसे उसने मृत्यु दंड को जैसे समाप्त कर दिया, आज भी हम देखते हैं कि मृत्यु दंड को समाप्त करने की बात चल रही है बहुत सारे देशों में, और बहुत सारे देशों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया। इस तरह गुप्तों का जो शासन काल था वह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि का काल। आर्थिक समृद्धि का काल, गुप्तों का काल जो था वो बिल्कुल आर्थिक समृद्धि का काल था। लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन क्या था? कृषि था। लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन क्या था? कृषि था। और गुप्त सम्राट कृषि की उन्नति पर बराबर ध्यान दिया करते थे। इस काल में सभी प्रकार के अनाज और फलों का उत्पादन हो रहा था। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। कालिदास ने बतलाया है कि इस काल में धान और ईख की खेती बहुतायत से होती थी। कृषि के साथ साथ व्यापार भी उन्नति पर था। कृषि के साथ साथ व्यापार भी क्या था? उन्नति पर था। गुप्त साम्राज्य में अनेक छोटे बड़े व्यापारिक श्रेणियां और निगम काम कर रहे थे। ठीक है, भ्रौच, उज्जैन, वैशाली, पाटलिपुत्रा, दिसपुर आदि जो थे इसके प्रमुख व्यापारिक शहर थे, जबकि भ्रौच और ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे। व्यापार जल और स्थलीय दोनों मार्गों से होता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। भारत का व्यापार प्रायः अरब, फारस, रोम, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ हुआ करता था। बाहरी देशों में भारतीय वस्तुओं की अत्यधिक मांग थी। कालिदास चीन में बने हुए रेशमी वस्त्र, जिसको चीना सूत कहते हैं, उसकी चर्चा करता है। जलीय व्यापार के लिए बड़े बड़े जहाजी बेड़ों का निर्माण किया जाता था। जल से जो व्यापार होता था उसके लिए बड़े बड़े जहाजी बेड़ों का निर्माण गुप्त काल में किया जाता था। जावा के बोरोबुदुर स्तूप पर बड़े बड़े जहाजों के चित्र अंकित मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि भारतीय जहाज बनाने में काफी निपुण थे। आनंद स्वामी जो बहुत बड़े कलाविद हैं, वो कहते हैं कि गुप्त काल भारतीय पोत निर्माण कला का महानतम युग था। ठीक है, भारतीय पोत निर्माण कला का महानतम युग कौन था? गुप्त काल था। तो इस तरह हम देखते हैं कि कृषि और साथ साथ व्यापार क्षेत्र में गुप्त काल में काफी प्रगति हुई और वहाँ आर्थिक समृद्धि थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्तों का जो काल था वो धार्मिक सहिष्णुता का भी काल था। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है कि ये सभी धर्मों के प्रति उदार थे। यद्यपि गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, प्रायः वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और वे परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, परंतु इसके बावजूद वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने बलात् या जबरदस्ती किसी के ऊपर अपने धर्म को लादने की चेष्टा नहीं की और न ही किसी धर्मावलंबी के प्रति दुराचार या अत्याचार की नीति अपनाई। इस तरह हम देखते हैं कि गुप्त वंश में ब्राह्मण हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो सभी आपस से रहते थे और उनमें कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था और वे सभी श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। यही नहीं, गुप्त वंश के सम्राट बिना किसी भेदभाव के शासन को उच्च पद पर सभी धर्मावलंबियों को मौका देते थे। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो
परराष्ट्र मंत्री था वीरसेन, वो शैव था, जबकि आम्रकदव नामक एक जो व्यक्ति था जो उसकी सेना का प्रधान अधिकारी था वो बौद्ध था। ठीक है ना। सांची के लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने काकनादवोट नामक महाविहार को 1 ग्राम और 25 दिनार दान में दिया था। इससे 5 बौद्ध भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराया जाता था और रत्नगिरी में दीपक जलाया जाता था। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि कुमारगुप्त के काल में एक बौद्ध बुद्धमित्र ने बुद्ध की प्रतिमा बनाई थी, और स्कंदगुप्त के शासनकाल में मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमा बनाई थी। समुद्रगुप्त में काल में हम देखते हैं कि लंका के शासक मेघवर्ण ने उसकी अनुमति से बौद्ध विहार के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक महाविहार का निर्माण करवाया था। इस तरह हम देखते हैं कि गुप्त वंश का जो शासक था वो धार्मिक सहिष्णुता का काल था, और फाहियान ने बताया है कि उस समय बौद्ध धर्म की काफी उन्नति हो रही थी। इस तरह कह सकते हैं कि गुप्त वंश का जो शासन काल था वह प्राचीन भारतीय इतिहास में जितनी धार्मिक सहिष्णुता इस काल में पाई गई है उतनी धार्मिक सहिष्णुता किसी काल में नहीं पाई गई है, और यह भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही है। धार्मिक सहिष्णुता वो हम देख रहे हैं कि गुप्त काल में काफी विकसित अवस्था में थी, या काफी अधिक पैमाने पर धार्मिक सहिष्णुता पाई जा रही थी। अब हम देखते हैं साहित्य, कला और विज्ञान का भी विकास इस काल में अत्यधिक हुआ। गुप्त शासन के शांति और सुव्यवस्था के वातावरण में साहित्य, विज्ञान और कला का भी चरमोत्कर्ष हुआ। संस्कृत इस काल में राजभाषा थी और संस्कृत का अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त सम्राट स्वयं संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, और विभिन्न सम्राटों ने अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षित किया। महान नाटककार और कवि कालिदास गुप्त काल में ही पैदा हुए थे, और उन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की, जिसमें प्रमुख है ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। और इनकी जो रचनाएं थी वो प्रकृति से भी संबंधित थी, और साथ ही साथ गुप्त काल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में भी काफी जानकारी देती है, और इनको कभी कभी भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस जैसे नाटकों की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिक की रचना की, और वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। इसी काल में हम देखते हैं कि प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह हुए, जिन्होंने अमर कोश की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जैसे कथा संग्रह की रचना की। तो साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि काफी विकास हो रहा था। यही नहीं, भारतीय षट दर्शनों में जो अधिकांश दर्शनों का विकास हुआ वह इसी काल में हुआ, और प्रसिद्ध दार्शनिक वसुबंधु गुप्त काल में ही पैदा हुए थे। साहित्य के क्षेत्र में और हम देखते हैं कि पुराण का जो वर्तमान संकलन है वो गुप्त काल में ही पूरा किया गया था, और रामायण और महाभारत को भी अंतिम रूप इसी काल में दिया गया था। इस तरह हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इस काल में काफी प्रगति हुई। विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आर्यभट्ट और बारहमिहिर जैसे ज्योतिषाचार्य इसी युग में पैदा हुए थे। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टियम है, जिसमें उन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और वह सूर्य की भी परिक्रमा करती है। जो ये प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो थे बारहमिहिर, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की और उसमें ज्योतिषीय गणना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में है बृहद जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका और लघु जातक। पंच सिद्धांतिका में उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्योतिष गणना प्रणाली का उल्लेख किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन जो दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ है, वह गुप्त कालीन धातु विज्ञान का उल्लेखनीय योगदान है। वह 1500 वर्षों से भी अधिक समय से खुले आकाश में पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगा है। तो इस स्तंभ लेख पर जो पॉलिश किया गया है उसको देखकर आज के धातु वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं, और इससे पता चलता है कि उस काल का विज्ञान कितना उन्नति पे था। तो इस तरह हम देखते हैं कि साहित्य के साथ साथ इस काल में विज्ञान में भी काफी वृद्धि हुई, काफी उन्नति हुई, जिसमें आर्यभट्ट, बारहमिहिर और ये धातु विज्ञान का काफी उल्लेखनीय योगदान है। कला के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि इस काल में बहुत विकास हुआ। जैसा कि हमने कल भी देखा था
कि इस काल में काफी अधिक मंदिर और मूर्तियों का निर्माण किया गया। मंदिर में जैसा कि मंदिरों से क्या पता चलता है, मंदिरों से पता चलता है इस काल में जनता और राजाओं का धार्मिक विश्वास क्या था। मंदिरों में जो प्रमुख मंदिर इस काल का जो निर्मित है वह है भूमड़ा का शिव मंदिर, कल भी बताए थे, तिगवा का विष्णु मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके साथ साथ सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज आदि से बुद्ध, शिव और विष्णु की प्रतिमा मिली है। इससे पता चलता है कि इस काल की धार्मिक सहिष्णुता कितनी अधिक थी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के बाघ में और अजंता की गुफा में जो 16 और 17 नंबर की गुफा है, उस गुफा का जो चित्र है वो गुप्त काल का ही माना गया है। जहां बाघ का जो गुफा चित्र है वो लौकिक जीवन से संबंधित है, वहीं अजंता का गुफा चित्र धार्मिक जीवन से संबंधित है और इससे गुप्त वंश के वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन और धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान और कला का काफी विकास हुआ। सातवां जो पॉइंट है लास्ट, वो है हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार। बाहर जो हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ वो इस काल में अत्यधिक हुआ। यद्यपि गुप्तों के पहले ही कुछ उत्साही भारतीयों ने मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में जाकर उपनिवेशों की स्थापना कर ली थी, परंतु इन उपनिवेशों में जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ या हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ वो वास्तव में गुप्त काल में ही जाकर कर हुआ। इस काल के प्रमुख जो हिंदू राष्ट्र थे बाहर में वो थे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वो थे जावा, सुमात्रा, वाली, शाम, बर्मा आदि। मध्य एशिया में खोतान जो था वो हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के शासक अपने को भारतीयों का वंशज मानते थे। कालिदास को इन द्वीपों के बारे में जानकारी थी। प्रयाग परिस्थिति में जो लिखा गया है सर्वद्वीप वासवी, उसका मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप से ही है। इसका मतलब क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप से ही है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे विद्वान चीन गए और चीन से फाया नामक व्यक्ति भारत आया। यही नहीं, भारत से तिब्बत, कोरिया, जापान और पूर्वी फिलीपीन तक विद्वान गए और उन्होंने वहां जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, जिससे बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। और इस आधार पर हम देखते हैं कि बाहर या दक्षिण मध्य या दक्षिण पूर्वी एशिया में जो हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ वो गुप्त संस्कृति में ही हुआ, गुप्त काल में ही हुआ। इसलिए इसको इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। तो यहाँ तक तो हम समझे कि 7 जो फैक्टर है, 7 जो तथ्य है, उसमें जितना विकास गुप्त काल में हुआ उतना विकास प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी युग में नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन कौन सा काल था जिसके आधार पर हम इसको पैरामीटर है जिस पर हम नापते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था या नहीं था? पहला कौन सा काल है, पहला कौन सा फैक्टर है, कोई बताएगा? राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता का काल। राजनीतिक एकता के काल में हमने क्या समझाया कि इस काल में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार भारत ने राजनीतिक एकता का साक्षात्कार इतने बड़े स्तर पर किया। इतने बड़े स्तर पर इसके पहले कभी राजनीतिक एकता का साक्षात्कार नहीं किया था। दूसरा फैक्टर क्या था? महान शासकों का काल, जिन्होंने एक से एक बढ़कर कार्य किया, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का नाम है। समुद्रगुप्त ने, जैसा कि हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में बताया है, कि उसका उद्देश्य पृथ्वी को बांधना था और उसने न केवल आर्यावर्त के राज्यों को पराजित किया बल्कि दक्षिणापथ के राज्यों पर भी अपनी विजय पताका फहराई थी। ठीक है, और शक और कुषाण शासकों को भी उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ रही थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक और काठियावाड़ में गुजरात और काठियावाड़ में शक शक्ति को पराजित किया, जबकि स्कंदगुप्त ने खून जैसे बर्बर और भयानक जाति को पराजित किया। ठीक है, दूसरा फैक्टर हो गया महान शासक। तीसरा फैक्टर क्या था? श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था में इन्होंने क्या किया? मूल रूप से कि इन्होंने प्राचीन भारत के कठोर दंड को समाप्त करके उसको मृदु और उदार बना दिया और मृत्यु दंड को बिल्कुल समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बावजूद वहां अपराध नहीं होते थे। चौथा फैक्टर क्या है? आर्थिक समृद्धि। चौथा फैक्टर क्या? मतलब इस काल में कृषि और व्यापार दोनों उन्नति पर थे। ठीक है, पांचवा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या था?
धार्मिक सहिष्णुता का काल। इस काल में सम्राट जो थे प्राय वैष्णव थे और वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो बौद्ध, जैन और सभी धर्मों के प्रति उदार थे। और हम देखते हैं कि कैसे बिना किसी अंतर के या भेदभाव के ऊंचे से ऊंचे पदों पर भी विभिन्न धर्मों के लोगों को वो नियुक्त करते थे। ये नहीं थे कि सिर्फ वैष्णव लोगों को ही नियुक्त किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो परराष्ट्र मंत्री था वीरसेन, वह शैव था, वह शिव को मानता था, लेकिन फिर भी उसको परराष्ट्र मंत्री बनाया गया था। आम्रकदौर एक बौद्ध व्यक्ति था, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय में सेना का एक प्रधान अधिकारी था। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि कुमार गुप्त के काल में एक बुद्ध मित्र ने बुद्ध की प्रतिमा बनाई थी, और स्कंदगुप्त के काल में मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाएं बनाई थी। और फायान जो विदेशी यात्री था, चीन से आया था, उसने अपने विवरण में लिखा है कि इस काल में बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये था एक धार्मिक सहिष्णुता का काल। और छठा क्या था? साहित्य कला का अभूतपूर्व विकास। समझ गए कि साहित्य में क्या क्या विकास हुआ। तो साहित्य का विकास कैसे हुआ? तो कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार इसी युग में हुए हैं। मुद्रा राक्षस को रचने वाला और देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना करने वाला विशाख दत्त इसी काल में पैदा हुए। ठीक है ना। इसके अलावा शूद्रक ने मृच्छकटक की रचना की और वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना इसी काल में की। इसके अलावा पुराणों का जो वर्तमान संकलन हम देखते हैं उसको अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया था। इवन रामायण इसी काल में अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा भारतीय जो सदर्शन है उसमें से अधिकांश दर्शनों का विकास इसी काल में हुआ, और वसुबंधु जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक इसी काल में पैदा हुए। और विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं आर्यभट्ट और बारहमासी का योगदान महान था। और लास्ट है वो है हिंदू भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार। और वो कैसे हुआ वो हमने देखा। और इन सातों फैक्टरों को जब हम वर्णन कर देंगे आंसर में, तो जब इन सातों चीज वर्णन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो उसके बाद हम लिखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इन उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों का कितना उल्लेखनीय विकास गुप्त काल में हुआ, उतना प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में नहीं हुआ। और इस आधार पर हम इसको प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विडंबना यह है कि कुछ आधुनिक जिनमें उल्लेखनीय है आर्य शर्मा, रोमिला थापर और एस.के. मैती, उन्होंने बताया है कि हम गुप्त युग को स्वर्ण युग नहीं कर सकते। ये आर्थिक सामाजिक इतिहासकार है आर्य शर्मा, रोमिला थापर, एस.के. मैती, उन्होंने गुप्त युग को स्वर्ण युग मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है स्वर्ण युग एक कल्पना मात्र है। उनके अनुसार गुप्त युग में उच्च वर्ग और निम्न के सामाजिक जीवन में काफी विषमता थी। उनके अनुसार क्या है कि गुप्त युग में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के सामाजिक जीवन में काफी विषमता थी। उनका कहना है कि स्वर्ण युग के लिए सभी लोगों को सामाजिक जीवन अपेक्षित होना चाहिए, सभी लोगों को सामाजिक जीवन अपेक्षित होना चाहिए, और कृषक और मालिक दोनों को आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि प्राप्त होनी चाहिए, जो कि गुप्त युग में नहीं था। और इस आधार पर हम कह सकते हैं, उनका कहना है जैसे आर्य शर्मा, रोमिला थापर और एस.के. मैती का, कि हम इस आधार पर गुप्त युग को स्वर्ण युग नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अभी तक हम लोग ने 7 पॉइंट आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। परंतु आधुनिक आर्थिक सामाजिक इतिहासकार जो है जैसे आर्य शर्मा, रोमिला थापर, एस.के. मैती, उन्होंने कहा है कि गुप्त स्वर्ण युग नहीं था, यह केवल एक कल्पना यूटोपिया था। स्वर्ण के लिए क्या होना चाहिए? समूह का सामाजिक जीवन अपेक्षित चाहिए, और कृषकों और मालिक दोनों को आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि प्राप्त होनी चाहिए, जबकि उनके असर काल में यह नहीं। हाँ सर, स्वर्ण युग क्या होता है? स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं होता है कि चारों तरफ सोना बसता हो या सब चीज सोना ही का ही हो। स्वर्ण युग का कहने का मतलब ये है कि विकास कितना अधिक हुआ। ठीक है ना, विकसित। और जैसे हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी प्राचीन काल में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत वास्तव में सोने की चिड़िया थी और यहाँ सब चीज सोने का ही होता था। मतलब कहने का है कि उस समय भारत में सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ था, और अंग्रेजों ने आकर जब इसको अपना गुलाम बनाया तो इसको आर्थिक और सामाजिक और मानसिक दृष्टि से खोखला कर दिया, और इसलिए भारत धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। तो स्वर्ण युग का मतलब हुआ कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से
अत्यधिक विकास होना, और इसलिए हम इसको स्वर्ण युग कहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृति, खासकर अपने देश के मामले में अगर बात करें तो विभिन्न सभ्यता और संस्कृति में जो अत्यधिक विकास हुआ भारत के गुप्त काल में, उसको हम स्वर्ण युग से अभिहित करते हैं, उसको हम स्वर्ण युग कहते हैं। बात समझिए? यस सर। स्वर्ण युग का यह मतलब नहीं कि सोना बरसता हो। स्वर्ण युग के मतलब है कि सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान में कितना अधिक विकास हुआ, तो उस आधार पर हम उस युग को स्वर्ण युग कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एस.के. मैती, आर.एस. शर्मा और इस चीज को वास्तव में काटते हैं कि यह स्वर्ण युग नहीं था। लेकिन यदि इस आधार पर इन आधुनिक सामाजिक इतिहासकार के अर्थों के अर्थ में हम देखें तो वास्तव में हम भारत के विश्व के किसी भी इतिहास के किसी भी काल को स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी युगों में कुछ न कुछ सामाजिक और आर्थिक विषमता रही है और भविष्य में रहेगी। बात समझ रहे हो ना? आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर और इसके मैती का जो कहना है कि यहाँ सामाजिक आर्थिक विषमता पाई जाती थी, इस आधार पर हम इसको स्वर्ण युग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस आधार पर हम देखें तो भारत के विश्व के इतिहास के किसी भी काल को हम स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी काल में कुछ न कुछ सामाजिक आर्थिक विषमता रही है और आगे भी रहेगी। वास्तव में जब हम गुप्त काल के लिए स्वर्ण युग का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अन्य काल के तुलना में इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में कितनी अधिक प्रगति हुई, और इस आधार पर देखें तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में गुप्त युग प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। बात समझे? निष्कर्ष समझे ना क्या हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये स्पष्ट हो गया कि स्वर्ण युग, ये लोग आधुनिक सामाजिक इतिहासकार इसको स्वर्ण युग नहीं मानते हैं। तो अगर नहीं मानते हैं, और जिस कारण पर नहीं मानते हैं वह है कि आर्थिक सामाजिक विषमता थी। तो यदि आर्थिक सामाजिक विषमता को हम आधार बनाते हैं तो उस आधार पर तो हम भारत के विश्व इतिहास के किसी भी काल को हम स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी काल में कुछ न कुछ सामाजिक आर्थिक विषमता रही है और हमेशा ये विषमता किसी न किसी काल में रहेगी ही। तो फिर तो हम किसी काल को स्वर्ण युग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम गुप्त काल के लिए या किसी काल के लिए स्वर्ण युग का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम देखते हैं कि उस काल में अन्य काल की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी अधिक प्रगति हुई है, और उस आधार पर हम उसको स्वर्ण युग कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्य कालों की तुलना में सभ्यता और संस्कृति के विविध पक्षों में, चाहे वो साहित्य, कला या विज्ञान हो, चाहे हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हो या धार्मिक सहिष्णुता का काल हो, काफी अधिक प्रगति हुई, और इस आधार पर हम भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण युग कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। चलो एक कोई इसमें से बताओ कि धार्मिक सहिष्णुता का क्या मतलब हुआ, और इसमें हेलो सर सुनिए ना सर, सभी धर्मों का इक्वलिटी होना। हेलो, क्या सर, शूद्रक द्वारा रचित मिर्च कटिक है, तो फिर विष्णु ने क्या रचित किया था? वो उन्होंने देवी चंद्र नाटक और ये सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मुद्रा राक्षस और ठीक है, तो कोई हमको बताएगा सर कुछ सुनाई नहीं दिया। हेलो हेलो, मुद्रा राक्षस सर बोले। हाँ, और देवी चंद्रगुप्तम नाटक, 2 नाटक की रचना की थी। ओके। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। हेलो, यस सर। अब चलो तुम में से कोई बताओ कि गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता का काल में पढ़े, उसमें उसने क्या क्या काम किया था, क्या क्या हम पाते हैं धार्मिक सहिष्णुता में? कोई समझा इस बात को? सभी धर्मों को मतलब बराबर माना गया है। इक्वल। हाँ, ये कैसे? तो कुछ उदाहरण दो। क्योंकि उसमें हर सर, तरह के जैसे मंदिर बनवाए गए हैं, और जनता के जो उसके गुफाएं हैं दरबार में अलग अलग और हिंदू धर्म के मंदिरों को अलग अलग धर्म के भी लोग थे। बौद्ध धर्म को भी कुमार गुप्त प्रथम जो था सभी वो धर्मों का भी मंदिर बौद्ध धर्म बनाया के लिए मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन सर स्कंद गुप्त के काल में वो जैन धर्म के 5 जगह पर स्थापना किया था। का पाषाण प्रतिमा का निर्माण कराया था, इस आधार पर हम कह सकते हैं। चलो अब सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर? आवाज जा रही है? हेलो, कम आ रही है, धीरे धीरे आ रही है आवाज हम बढ़ा रहे हैं। कम आ रही है। अब जा रही है? नो सर, ऐसे ही कम आ रहा बस।
क्यों आ रहा है भाई? आवाज तो पूरा फुल साउंड है। सुनने लायक है या नहीं है? अब ठीक है। हाँ म्यूट रखे तो सुन सकते हैं हाँ, अगर ये है कि हम लोग ये 2 चैप्टर पढ़ लिए, तो हम चाहते हैं कि ऑनर्स में जो तुम लोग का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो गुप्त वंश से जो रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा उसको कुछ लिख लो, ताकि तुमको वहाँ ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी हो, ठीक है ना। और ये हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, व्याख्या करें। तो अब इसको लिख दोगे आराम से? सर यस सर। निष्कर्ष के साथ लिखोगे? यस सर तो आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लो, दोनों चैप्टर जो कल हम लोग पढ़े हैं उससे लिख लो, ताकि वहाँ जो क्वेश्चन आवे तो वहाँ उसको तुम सॉल्व कर सको, ठीक है। तो आज लिखो पहला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर में लिखो कालिदास। आवाज आ रही है ना? यस जी सर। आ रही है हाँ, पहला क्वेश्चन लिखो, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? तो सर उसका बोलिए। कालिदास। शकों को पराजित करने वाला शासक कौन था? दूसरा क्वेश्चन। शक को पराजित करने वाला, सर फिर बोलिए। दूसरा शक क्वेश्चन को सर। शकों को पराजित करने वाला कौन शासक था? कौन गुप्त शासक था? क्या बोले सर? शक शासक को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? आंसर आंसर लिखो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। और भी एक नेम है ना सर चंद्रगुप्त द्वितीय को और भी कुछ बोलते हैं ना अब वही दिखा रहा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले सर? विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? आंसर में लिखेंगे चंद्रगुप्त। द्वितीय। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर आंसर क्या बोले? आंसर है इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे सर लिखो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द्वितीय। लिख लिए? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। ये उदयगिरी गुहा लेख किस शासक से संबंधित है? उदयगिरी गुहा लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? उदयगिरी उदयगिरी गुहा लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? इसमें भी लिखो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पंचतंत्र की रचना किसने की?
सर पंचतंत्र कथा संग्रह की रचना किसने की? ये बराबर पूछता है तुम लोगों को, नहीं आंसर दे पाता बहुत सारा लड़का। विष्णु शर्मा। इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। सर पंचतंत्र कथा संग्रह किसकी रचना है? आंसर होगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बृहत संहिता किसकी रचना है? बृहत संहिता किसकी रचना है? क्या बोले सर? बृहत संहिता किसकी रचना है? किसने लिखा मतलब? बृहत संहिता किसकी रचना है? आंसर लिखो बारहमिहिर। क्या बोले सर? बारहमिहिर। बारहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, परम भागवत की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? परम भागवत की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? परम भागवत की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? लिखो आंसर, लिखो सर गुप्त वंश। गुप्त वंश के सर शासक, समुद्रगुप्त ने किया था ना सर? हाँ समुद्रगुप्त ने तो गुप्त वंश का ही शासक हुआ ना, इसलिए गुप्त वंश के ही शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अभिज्ञान शाकुंतलम किनकी रचना है? कालिदास। बोलिए सर। अभिज्ञान शाकुंतलम किनकी रचना है? कालिदास। हो गए कालिदास। प्रसिद्ध दार्शनिक वसुबंधु किस काल में पैदा हुए थे? वसुबंधु गुप्त काल। प्रसिद्ध दार्शनिक वसुबंधु किस काल में पैदा हुए थे? सर रिपीट कीजिएगा। प्रसिद्ध दार्शनिक वसुबंधु किस काल में पैदा हुए थे? आंसर लिखो गुप्त का।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किन राज्यों के साथ अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किन राज्यों के साथ अपनाई थी? आंसर लिखो दक्षिणापथ के राज्यों के साथ। समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किन राज्यों के साथ अपनाई थी? तो आंसर लिखो इसका दक्षिणापथ के राज्यों के साथ। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति समझ रही हो ना? यस सर। यस सर। कल का क्या समझाया था, यह नीति क्या है? ग्रहण इसमें ना जिस राज्य को जीता गया था ना उससे उपहार लेकर उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। यह उसकी सिर्फ अधीनता स्वीकार कर, मतलब अधीनता स्वीकार करते थे लेकिन उसको प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं लाया गया था, क्योंकि दक्षिणापथ के राज समुद्रगुप्त की राजधानी से काफी दूर थे, आवागमन की काफी कठिनाइयां थी, वहां बराबर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको जीत करके उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया, लेकिन वो उनकी अधीनता स्वीकार करते थे और समय समय पर इन्हें भेंट उपहार कर आदि दिया करते थे। इस नीति को हम ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहते हैं और यह नीति समुद्रगुप्त ने चलाई थी। और किसके साथ चलाई थी? तो दक्षिणापथ के राज्यों के साथ चलाई थी। बात समझ गए? जी सर। जी सर। प्रसवोद्धरण की नीति समुद्रगुप्त ने किन राज्यों के साथ चलाई थी? प्रसवोद्धरण की नीति प्रसवोद्धरण की नीति समुद्रगुप्त ने किन राज्यों के साथ अपनाई थी? आंसर में लिखो उत्तर भारत के राज्यों के साथ। कोई समझाएगा यह नीति क्या थी, प्रसवोद्धरण की नीति? समझाएगा कि प्रसवोद्धरण की नीति क्या थी? नो सर। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति समझ गई ना? थी कि राज्यों को समूल नष्ट करके उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लेना। जी सर। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के जस्ट विपरीत नीति थे, जहाँ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति में उसको जीत करके और उसको छोड़ दिया जाता था और वो सिर्फ उसकी अधीनता स्वीकार करते थे, समय समय पर भेंट उपहार कर आदि दिया करते थे, तो उस नीति को हम ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहते हैं। जबकि प्रसवोद्धरण की नीति जो थी वह नीति क्या थी? वह किसी राज्य को समूल नष्ट करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेना, और समुद्रगुप्त ने यह नीति उत्तरी राज्यों के साथ की थी और उसको समूल नष्ट करके उसको अपने राज्य में उन्होंने समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। बात समझ गए? चलो जी सर। आगे लिखो। कामसूत्र किनकी रचना है? आंसर लिखो बादशाह। बादशाह सर। बादशाह। क्या बोले सर? क्या बोले सर? बादशाह।
सर क्या बोले काम ने की? हेलो हेलो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आर्यभट्टियम किनकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आर्यभट्टियम किनकी रचना है? आर्यभट्ट सर। आर्यभट्टियम। आंसर सर। आर्यभट्ट। नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? सर नालंदा के बाद क्या बोले? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? सर एक बार विहार क्या होता है समझाइएगा। बिहार का मतलब होता है कि जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं उसको हम लोग बिहार कहते हैं, ठीक है ना। सर क्वेश्चन क्या बोले? नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। सर इसका विनाश किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था 12वीं शताब्दी में। सर नालंदा महाविहार और नालंदा महाविद्यालय एक ही है सर, विश्वविद्यालय? नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो अभी हुई है, माने उसी के ये क्या कहा जाता है अवशेष पर उसको उसी तरह का बनाने का प्रयास किया गया है जिसको नीतीश कुमार ने अभी स्थापित किया, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना। यस सर। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। हून जैसे बर्बर और भयानक जाति को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? सर हून जैसे बर्बर और भयानक जाति को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? सर रिपीट कीजिए। हून जैसे बर्बर और भयानक जाति को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? आंसर लिखो, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बृहत्तर भारत का निर्माण किस काल में हुआ? बृहत्तर भारत का निर्माण किस काल में हुआ? बृहत्तर भारत का निर्माण किस युग में हुआ? काल में सर। आंसर लिखो, काल। सर क्या सर? बृहत्तर भारत मतलब
बृहत्तर भारत मतलब जो भारत है उससे बढ़ के जहाँ जहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ उसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं। बृहद भारत मतलब भारत से ज्यादा और भारत बना दिया गया। जैसे मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में अभी हमने पढ़ा है ना स्वर्ण युग के अंतर्गत कि वहाँ के द्वीप जो है जावा, सुमात्रा, बाली और ये श्याम बर्मा आदि दक्षिण पूर्वी एशिया में, खोतान जो मध्य एशिया में था, वहाँ जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार हुआ उसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं। तो ये किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने किया था? अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने किया था? समुद्रगुप्त सर। हाँ, समुद्रगुप्त। सर गुप्त काल में तो अश्वमेध कोई मतलब उपाधि भी होता था ना सर? क्या? गुप्त काल में अश्वमेध करके कोई उपाधि भी न होता था? नहीं, अश्वमेध करके कोई उपाधि नहीं होती थी। ये तो यज्ञ होता था और ये यज्ञ जो है पहली बार गुप्त वंश में अश्वमेध यज्ञ ये किया था, क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त ने किया था। और इसके सिक्कों पर भी इसको दर्शाया गया, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने, हम कल बताया था ना कि प्राकृतिक सोर्स जो है सिक्के, उससे बहुत सी चीजों की जानकारी मिलती है। जैसे उस पर तिथि दी रहती है तो तिथि से यह पता चलता है कि किस शासक के काल का है, उस शासक का काल पता चल जाता है। इसी प्रकार कुछ विशेष आकृति दी रहती है, जैसे किसी पर विशेष आकृति में इसको अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। हाँ, सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? आंसर लिखो, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन क्या बोले सर? आंसर लिखो, समुद्रगुप्त। माने वो एक संगीतज्ञ भी था, वो बीना बजाने में दक्ष था। और उसकी एक सिक्का पाया गया है, कुछ सिक्का पाया गया है जिसमें उसको बीना बजाते हुए सिक्के पर दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि वो बीना बजाने में दक्ष था, इसका मतलब वो संगीतज्ञ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गुप्त काल में हरिसेन किसका राजकवि था? गुप्त काल में हरिसेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त। सर क्वेश्चन क्या बोले हैं? गुप्त काल में हरिसेन किसका राजकवि था, किस शासक का राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का। इसने हमने कल समझाया था, इसने चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। ठीक है ना? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आंसर क्या होगा? किसका? समुद्रगुप्त। इसी में अगर लिखना चाहते हो तो इसमें डैश मार के आगे लिख लो कि प्रयाग प्रशस्ति रचना इसी ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना इसी ने की थी। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान गुप्त शासक के काल में भारत आया था?
ये क्वेश्चन कल लिखवा चुके थे सर। कल हो गया था, तो जो नहीं लिखा लिख लो। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जूनागढ़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से। हाँ, यस, स्कंदगुप्त। सर रिपीट कीजिए तो क्वेश्चन। जूनागढ़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? आंसर होगा स्कंदगुप्त। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पुराणों का वर्तमान स्वरूप किस काल में संकलित किया गया? पुराणों का वर्तमान स्वरूप किस काल में संकलित किया गया? पुराणों का वर्तमान स्वरूप किस काल में संकलित किया गया? आंसर लिखो गुप्त का। तो अब हम समझते हैं कि इसमें हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन इसमें पढ़ा, समुद्रगुप्त की उपलब्धि और गुप्त काल का स्वर्ण युग, ये तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड, गुप्त वंश से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी मैंने ऑनर्स पेपर के लिए लिखा दिया। और हम समझते हैं कि इसमें तुमको फायदा यह होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का रहता है, अगर उसको सही टिक करोगे तो उसमें 2 में 2 आ जाएगा, और इस तरह तुम्हारी परेशानी जो है कुछ कम हो जाएगी इसमें। जी सर। क्या ठीक है ना? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Students, now Jiten sir is online. He will take your next class. Jiten sir. जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Sir, please start. तो अभी आप लोग पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पेपर। अभी हम आपको पढ़ाएंगे जो दूसरा पेपर है आप लोग का, राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट में अभी तक आप बहुत कुछ पढ़े हैं, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और भी बहुत कुछ, रेनेसां, ऐसा। हमें जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाना है, जो डिस्कस करना है, वो है ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। मतलब सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ का जो संक्रमण है, मतलब जो पहले एक व्यवस्था थी, सामंतवाद की व्यवस्था थी यूरोप में, उससे पूंजीवाद की व्यवस्था में संक्रमण हुआ। वो कैसे हुआ, उसका क्या कारण रहा होगा, ये आपको बेसिकली समझना है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक फ्यूडलिज्म है, दूसरा कैपिटलिज्म है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो फ्यूडलिज्म का मतलब हिंदी में होता है सामंतवाद, आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो सामंत से आप थोड़ा बहुत आप परिचित होंगे। जैसे आप जमींदार या राजा का, अभी आप पढ़ रहे थे, सर पढ़ा रहे थे आपको गुप्त काल के बारे में, तो आप अभी पढ़ रहे थे, उसमें सब स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सारे का नाम आप सुन रहे थे।
तो कल इसमें सर जब पढ़ाए होंगे तो आपको निश्चित ही बताए होंगे कि किस प्रकार से इसमें उस समय के राजा लोग अपने अधिकारियों को बाद में सबसे पहले वो लोग किस प्रकार से अपने राज्य में ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। जैसे अभी हम अंतिम सुन रहे थे कि सर आपको हरिसेन का बात किए कि हरिसेन किसके कोर्ट का कवि था, तो समुद्रगुप्त के कोर्ट का कवि था। और वो हरिसेन किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है जिस राजा के संरक्षण में कोई विद्वान या कवि रहता है, वो उसका एक तरह से जो ऐतिहासिक घटना है या कोई घटना के जिक्र के साथ साथ वो अपने संरक्षक के बारे में मतलब उनकी बड़ाई भी बढ़ चढ़ के उनके बारे में लिखता है। तो प्रयाग प्रशस्ति है। अब आप उसके ठीक जब गुप्त काल आप खत्म करेंगे पढ़ के और आप दूसरे साल में जब जाएंगे तो आपको एक टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, फिर से सामंतवाद। तो उस जो सामंतवाद है भारतीय इतिहास के संदर्भ में उसका कॉन्टेक्स्ट जो बैकग्राउंड है, कहाँ से उसकी शुरुआत को हम देखते हैं, वो बेसिकली गुप्त काल से ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें पढ़ना है इस पेपर में, जो राइज ऑफ मॉडर्न बेस जो बोलते हैं, पश्चिमी यूरोप का जो उदय है, उस संदर्भ में जो सामंतवाद पढ़ना है वो बिल्कुल यूरोप के संदर्भ में पढ़ना है। हम जो अभी थोड़ी देर पहले बात किए वो आप आगे चल के अगले साल या फिर पीजी में आएंगे तो आप भारतीय संदर्भ में पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में आप सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो हमें पढ़ना है ये मूल रूप से हमें यूरोप के संदर्भ में सामंतवाद के बारे में, सामंतवाद से पूंजीवाद मतलब एक पहले से कोई व्यवस्था बनी हुई थी, इसको मूल रूप से आप उत्पादन की व्यवस्था कह सकते हैं, एक सामाजिक और राजनीतिक ढांचा थी, मतलब बहुत सारे फैक्टर को मिला के एक जो व्यवस्था बनी थी उसको हम सामंतवाद के रूप में तमाम विद्वान लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसी सामंतवाद मतलब वो सामंतवाद का काल मूल रूप से यूरोप में 8वीं सदी से लेकर 14वीं से 15वीं तक मानते हैं। उसके बाद एक नई व्यवस्था का उदय देखने को मिलता है जिसको हम पूंजीवाद के रूप में पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको चूंकि सामंतवाद से के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारा कुछ टर्म्स भी पढ़ना होगा, कुछ मतलब जिससे आप अभी तक परिचित नहीं होंगे। इसमें से कितने लोग हैं जो कोई किताब इस पेपर के लिए अभी तक देखे हैं या देखने का प्रयास किए हैं या कुछ पढ़े हैं? बताइए कितने लोग हैं जो अपने सिलेबस को अभी तक देखे हैं एक बार? यस सर। हम सर। यस सर। इस पेपर का नाम क्या है बताइए, कितने लोगों को पता है इस पेपर का टाइटल एग्जैक्ट? ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म टू फ्यूडलिज्म। ये आप गलत बोल रहे हैं, ये तो टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना है। हमने पूछा कि जिस पेपर से हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पेपर का क्या नाम है? मध्यकालीन यूरोप सर। द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, आधुनिक पश्चिम का उदय 18वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य। 18वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी उल्टा चलेगा? 15वीं से 18वीं शताब्दी। अच्छा आप लोग बताइए ईमानदारी से कि आप लोग जब बीए में एडमिशन कराए मिथिला यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेज के आप लोग होंगे, हम भी एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम जीडी कॉलेज बेगूसराय में पढ़ाते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कभी सिलेबस को देखने का प्रयास करते हैं? सिलेबस क्यों देखना होता है, कभी आपने इस पे सोचा है या देखा है? सर उससे पता चलता है कि हमको क्या पढ़ना है। और हाँ तो देखे हैं आप कभी सिलेबस? उसको पता चलता है हमें किस लेवल पे पढ़ना है। देखे हैं आप सिलेबस? यस कभी देखने का कष्ट? तो जब आप सिलेबस में कोई पेपर के बारे में बताया होता है कि इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, उसके नीचे में कुछ किताबों का नाम दिया होता है जो जिसके बारे में लिखा होता है कि ये सारी किताबें पढ़ना जरूरी है। अब आप लोग अगर इस पेपर में सिलेबस देखे होंगे तो वहां पे आपको एक आध किताब का नाम मिलेगा और हेल्प बुक के नाम पे रेखा और मनोरमा मिलेगा, ये लिखा होगा। तो
यूनिवर्सिटी जो सिलेबस बना, यूनिवर्सिटी की सिलेबस अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि सारे टॉपिक डिस्कस करने के बाद अंतिम में उसमें कुछ किताबें बताई होती है, उसमें लिखा होता है सजेस्टेड रीडिंग, मतलब आपको अगर ऊपर के सारे टॉपिक पढ़नी है तो आपको बताया जाता है कि आपको इन सारी किताबों को पढ़नी चाहिए। तो अब आगे बताइए कि कितने लोग हैं जो इस पेपर के लिए कोई किताब खरीदा हो या कहीं लाइब्रेरी से पढ़ा हो या किसी अपने सीनियर से मांग के पढ़ा हो कोई एक किताब? AK मित्तल सर। इसमें से ये तो किताब जब आप ऑनर्स का पढ़ते हैं वो किताब तो ऑब्जेक्टिव किताब है, वो तो हम क्लास के लिए नहीं होता है एनफ। अगर उस किताब से हम आपको एक प्रश्न दे दें और आपको हम बोले कि 4 पेज लिखिए तो आप नहीं लिख पाएंगे। हमने देखा है वो किताब किसी के पास। सब्जेक्टिव का ही है सर ये किताब। कितना सब्जेक्टिव उसमें नहीं होता है, वो तो बिल्कुल एक और सर, एक और दूसरा किताब है एंशिएंट का RS शर्मा। हम एंशिएंट की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं ना, हम इस पेपर का बात कर रहे हैं। आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग कोई ना कोई एक किताब पढ़िए। जब किताब नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ये पेपर एग्जैक्ट इस पेपर के नाम से ही एक किताब है, आपको हम दिखाते हैं। ये किताब आपको दिख रहा है? यस सर। हालांकि ये अंग्रेजी में है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है, लेकिन पेपर का टाइटल सेम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। पेपर का नाम है द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट। मीनाक्षी फुकन की किताब है, ये आजकल हिंदी में भी उपलब्ध है। या तो अरविंद सिन्हा की किताब है ट्रांजिशन इन यूरोप, और भी किताब है। सर तो इसका आप लोग हिंदी को में नहीं आता है आई थिंक। नहीं खोजना पड़ेगा, है किसी ने, आजकल बहुत सारी किताबों का अनुवाद हो गया है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे तब नहीं। डॉक्टर AK मित्तल, इनका बुक मैं ली हूँ तो इसमें भी डिटेल से है, जैसे यूरोप का इतिहास 14 से 50 से लेकर। आप उसको पढ़िए, हम नहीं कहते हैं कि वो किताब आप मत पढ़िए। मतलब मेरा जो काम है, एक ही किताब नहीं होता है, बहुत किताबें होती है। तो ये हुआ, ठीक है, आप जो किताब आपको सूट करे, जो आपको उपलब्ध हो, आप उसको पढ़िए। लेकिन हमें जो पढ़ाना है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण। तो इस टॉपिक पे भी सिर्फ ये एक, मतलब सुनने में लग रहा है कि एक लाइन का ये टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही एक तरह से जटिल है और इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे इसको पढ़ा गया है। मतलब इस पे बहुत सारे विद्वानों ने रिसर्च करके लिखने का और इस प्रोसेस को समझने का प्रयास किया है कि एक जो बनी बनाई व्यवस्था थी, सामंतवाद की व्यवस्था चल रही थी 4-5 सदी से लगातार यूरोप में, अचानक 14वीं से 15वीं सदी आते आते उसका पतन कैसे होता है। मतलब पूंजी सामंतवाद का पतन होता है और वो अपने आप में एक नए व्यवस्था का प्रादुर्भाव का रास्ता, मतलब वो निश्चित करता है, जो अगला व्यवस्था है पूंजीवाद। उस पर भी कई किताब आपको मिल जाएंगे, कई आर्टिकल मिल जाएंगे। आप कोई भी किताब, जब अच्छी किताब अगर आप कोई देखेंगे तो उसमें एक किताब का जिक्र होता है रोडनी हिल्टन का, उसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म। उस किताब का अनुवाद भी है, देखिए ये है एग्जैक्ट यही टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। है लिखा हुआ, दिख रहा है? यस सर। ये किताब है, देखिए इसको हिंदी में अनुवाद जो किए हैं आपके दरभंगा के ही हैं। हाँ, दरभंगा के ही ये एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो हमारे टीचर हैं और आपके दरभंगा से ही हैं। इन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया ताकि हिंदी भाषी लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरी किताब अगर पढ़ लिए तो आप इस टॉपिक का मूल समझ गए, मतलब पूरी रहस्य क्या है। तो अब आते हैं थोड़ा बहुत टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक छोटा सा, मतलब कहानी के तौर पे आपको हम बताएंगे, फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। क्योंकि सामंतवाद के बारे में सबसे पहले होता है क्या कि सामंतवाद एक व्यवस्था थी। वो किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसका क्या संरचना था, उसकी कितने फेजेस थे,
इन सारे चीजों पे अपने आप में यह एक बहस का विषय है पूरी दुनिया के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में। और इसी बहस से निकलकर फिर हम आगे जब भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी सामंतवाद के बारे में पढ़ते हैं, अभी आप लोगों ने कोई बोला कि आर्य शर्मा की एक किताब है प्राचीन भारत, तो आर्य शर्मा ही वो इतिहासकार हैं जो आगे चलकर भारतीय सामंतवाद पे एक किताब लिखते हैं, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है तो सामंतवाद अपने आप में एक बहस का विषय है। इसको कई विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से समझने का प्रयास किया है, लेकिन आप एक चीज जानते हैं कि इतिहास में कुछ भी लिखी जाती है वो उस समय के साक्ष्यों के आधार पे ही लिखा जाता है। इतिहास में कोई भी बात आप हवा में नहीं कर सकते हैं। आप अगर बताएंगे कि सामंतवाद एक राजनीतिक व्यवस्था थी तो आपको बताना होगा कि आप किस आधार पे कह रहे हैं। अगर आप बताएंगे कि सामंतवाद एक सामाजिक व्यवस्था थी तो आपको बताना होगा। तो कहने का मतलब कि इतिहास में बिना साक्ष्य का, ऐतिहासिक साक्ष्य के बगैर कोई बात नहीं होती है, और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे इतिहासकार लोग, विद्वान लोग सत्य के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है सामंतवाद के बारे में। मैं हल्के से थोड़ा सा मतलब जिक्र करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको फिर कोई किताब थोड़ा पढ़ना होगा, तब आप डिटेल में समझेंगे। इसमें से कुछ विद्वानों लोग का कहना है कि सामंतवाद को परिभाषा दिया गया है। कुछ लोग इसको परिभाषित करने का जो प्रयास करते हैं, तो उसमें से करीब करीब विद्वानों का मानना है कि सामंतवाद एक राजनीतिक ढांचा है, और जो सामाजिक निर्माण के रूप में, मतलब एक राजनीतिक और सामाजिक ढांचा के रूप में इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। आज शुरुआती दौर में सामंतवाद को शासन की एक विधि के रूप में समझने का कोशिश किया गया है, जिसमें शासन के तरीके को कैसे बचाए रखने के लिए इन शक्तियों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब यह एक इस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा है जिसमें शासन की एक विधि को, इसके अंतर्गत किस प्रकार का शासन पद्धति था उसको समझने का प्रयास करते हैं, और फिर उसको कैसे बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं उसके अंदर के लोग। इस प्रकार से इसको लोग समझते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हैं हेनरी पेरेन करके, उनका कहना है कि यूरोप में जो व्यापार चल रही थी, व्यापार में बाधा आने के कारण सामंतवाद का जन्म हुआ। एक फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है मार्क ब्लॉक, वो सामंतवाद पे ही 2 किताबें लिखे हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 द फ्यूडल सोसाइटी करके। अगर आपको किताब आगे अगर और आप एमए करेंगे, पीजी करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट होगी तो किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामंतवाद अपने आप में क्या, कितनी बड़ी, कैसे उसको समझ। मार्क ब्लॉक कहते हैं कि सामंतवाद का परीक्षण वो करते हैं, पूरे फ्यूडल सोसाइटी को समझने का प्रयास करते हैं यूरोप में, और वो तर्क देते हैं कि सामंतवाद के विकास के साथ साथ पारिवारिक संबंधों का गठबंधन भी मजबूत हुआ था। मतलब यह एक इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसमें पारिवारिक संबंध को भी मजबूत होते देखा जा सकता था। एक जॉर्ज डूबी करके विद्वान हैं, वो कहते हैं कि सामंतवाद का उदय जो है सामंती क्रांति के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि ये संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया को उस समय बदल कर रख दिया। फिर एक विद्वान है लीन वाइट जूनियर करके, वो कहते हैं कि 8वीं सदी के बाद, मतलब 11वीं सदी के आसपास एक मतलब तकनीकी प्रौद्योगिकी सुधार, मतलब जो उस समय का टेक्नोलॉजी था एग्रीकल्चर का, मतलब इस सामंतवाद में मूल रूप से जो इसकी उत्पादन की व्यवस्था थी वो कृषि था। कृषि का जो उत्पादन की प्रक्रिया थी, जिस प्रकार से खेती का काम होता था, वही इसका मूल है। तो ये कहते हैं कि उस समय किस प्रकार से प्रौद्योगिकी जो है सामंती समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इसके संदर्भ में वो कैसे हल जो होता है खेत जोतने वाला, उसके बारे में जिक्र करते हैं कि उसके आविष्कार के बाद कैसे खेती में मूल बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलता है, और उस परिवर्तन के आधार पर फिर सामंती व्यवस्था में भी एक बड़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। पेरी एंडरसन नाम के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि जो सामंतवाद से पहले दास प्रथा थी। आप दास प्रथा के बारे में सुने हैं? पूरे यूरोप में या कई जगहों पे दास को बेचा जाता था, मतलब गुलाम को बेचा जाता था, बहुत बड़े पैमाने पे स्लेव ट्रेड होता था, ये सब सुने होंगे आप?
यस सर। आप जब प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़े होंगे शुरुआती में कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुआ है। आप पढ़े हैं? स्टोन एज पढ़े हैं? पाषाण काल पढ़े होंगे ना? यस सर। तो आप उसके अंतर्गत ये देखे होंगे कि मानव जाति का जो विकास है अपने आप में, मतलब उसकी भी एक अलग अलग समय पे तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब जैसे अभी हम कहते हैं ना कि अभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप कहाँ कहाँ हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं, है ना? अभी 1 घंटे के लिए कम से कम 25 लोग अपने अपने जगह से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हम कुछ सीख पा रहे हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं। ये किसके बदौलत हो रही है? टेक्नोलॉजी के बदौलत हो रही है 21वीं सदी में, आधुनिक युग में। तो ठीक वैसे ही मानव जाति में अलग अलग समय पे तकनीक का बड़ा ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जैसे आप पाषाण काल पढ़े होंगे, जब पत्थरों का जो तकनीक था, पत्थर का औजार बनाने का, उसके मदद से मनुष्य के जीवन को, वो उस समय के आदि मानव जो थे, मानव की प्रजातियां थी, वो अपने जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करते थे। फिर ताम्र युग आया, फिर लौह युग आया। उस समय अलग अलग मतलब उत्पादन की जो व्यवस्था थी, समाज में उत्पादन जो होता था उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो ठीक ऐसे यूरोप के संदर्भ में सामंतवाद से पहले भी एक व्यवस्था थी जो दास प्रथा पे आधारित थी। सुने होंगे ना? जी सर। तो यस सर। यहाँ पे एक पेरी एंडरसन कहते हैं कि जो सामंतवाद से पहले जो दास प्रथा पे आधारित उत्पादन की प्रक्रिया थी, उसके अपेक्षा में सामंतवाद जो है कृषि उत्पादक और कृषि अधिशेष के मामले में अधिक विकसित थी। मतलब पहले जो कृषि का व्यवस्था था, जो दास आधारित व्यवस्था थी, उससे सामंतवाद थोड़ा बेहतर है। उनका कहना है कि संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था जो है फिर इस सामंती काल में प्रगति करती है। इसके अलावा और भी कई विद्वान हैं जो इसको अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं और अपना अपना मत देते हैं। तो आप इसको आप जब डिटेल से अपने से कोई किताब या आर्टिकल लेके पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। हम आगे जो अब पढ़ेंगे इसके बारे में कि सामंतवाद की जो संरचना है वो कैसे है। ये जो एक सामंतवाद एक व्यवस्था है, उस संरचना क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको कुछ शब्दों से परिचय कराना चाहते हैं, जो जब भी आप सामंतवाद पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे या अभी हम जो आज और कल 2 दिन पढ़ेंगे, उस तरह के शब्दों से आपका पाला पड़ेगा, उसमें आएगा, जिससे आप अभी तक परिचित नहीं के बराबर होंगे। क्योंकि आप अभी बीए फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, तो आप धीरे धीरे उससे परिचित होंगे। एक शब्द है एलोड, ठीक है? ये सब आएगा, सामंतवाद का मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें ये सब शब्द आएगा। एलोड, एलोड का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा जिस पर एक पूरे परिवार की मिल्कियत हो। मिल्कियत मतलब समझते हैं ना? नो सर। और वो इसे मिलकर जोतते हों, जिसमें मजदूर नहीं लगाए जाते हों और ना ही किसी अधिपति की मजदूरी करते हों। समझ रहे हैं ना आप? हालांकि इसमें जो मजदूरी देकर किसी से काम करवाया जा सकता है, मतलब जमीन का वैसा टुकड़ा जो हमारा या आपका है और हम उस पर मजदूर नहीं लगाते हैं, हम खुद अपना काम करके उससे उत्पादन करते हैं। लेकिन कभी कभी इस पे भी हम मजदूर लगाते हैं और पैसे देकर या कुछ देकर हम काम करवाते हैं। सामंती अर्थव्यवस्था के बीचों बीच यह एक वैकल्पिक आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। ये एलोड है। दूसरा शब्द आएगा आवर्स। आवार्स मतलब है पूर्वी एशिया के बसिंदे जो तुर्कमान कबीलों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद तिस्जा के मैदानी इलाकों में चले गए। मतलब वहां के जो इस समय सामंतवाद जो हम पढ़ेंगे, इसका समय काल है मूल रूप से 8वीं से लेके 14वीं या 15वीं सदी तक, ठीक है? यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में। उसके बाद है बुलेबिये, 18वीं सदी का एक फ्रांसीसी विद्वान है जो काफी सामंतवाद के बारे में लिखता है। रिपीट कीजिए। हाँ, क्या बोले? रिपीट कीजिए दोबारा। आप लिखने का जरूरत नहीं है, हम उतना देर आपको लिखा नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। आप कोई किताब खोज, जब नहीं पढ़ेंगे सर, उसमें आपको ये आवाज सारी नहीं आ रही चीजें। थी।
आवाज नहीं आ रही थी इसलिए सुन नहीं पाई। आवाज नहीं आ रही? एलोड, एलोड मतलब जमीन का एक टुकड़ा जिस पर एक पूरे परिवार की मिल्कियत होती है और वो इसे मिलकर जोतते हैं, जिसमें मजदूर नहीं लगाए जाते हों और ना ही किसी अधिपति की मजदूरी करते हों। कभी कभी इस पे मजदूरी देकर काम करवाते हैं। ये एक टर्म आपको मिलेगा। दूसरा टर्म मिलेगा धर्म युद्ध। ईसाइयों की प्रतिरक्षा में लड़ा जाने वाला धर्म युद्ध। यह धर्म युद्ध मुख्य रूप से 11वीं और 13वीं सदी के बीच मुसलमानों के विरुद्ध लड़ा जाता है। एक मिलेगा इसमें टर्म श्रम शुल्क। यह एक प्रकार का इकरारनामा होता है या इसके तहत किसानों को ऐसी भूमि पर खेती करनी पड़ती थी जिसकी उपज अधिपति के भंडार गृह में चली जाती थी। हालांकि कुछ खेत ऐसे भी होते थे जिसकी उपज किसान अपने घर ले जाते थे। श्रम शुल्क के रूप में किसानों की आधी मजदूरी ले ली जाती थी और इसके अलावा कुछ और भी शुल्क देने होते थे। तो इनमें से कोई भी शुल्क न देने पर क्षतिपूर्ति करनी होती थी या दंड भोगना पड़ता था। ये श्रम शुल्क कौन देते थे? किसान। एक शब्द आएगा इसमें लैटिफूंडिया। लैटिफूंडिया का मतलब है रोमन साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ ही मतलब उसी के बैकग्राउंड में हम ये सामंती व्यवस्था को पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य में बड़ी कृषि भू संपदा, मतलब लैटिफूंडिया का मतलब बड़ा जो जमीन का बहुत बड़ा भूभाग होता है उसको हम लैटिफूंडिया कहते हैं, जिस पर आम तौर पे दासों से खेती कराई जाती है। अभी जो हम बात कर रहे थे स्लेव। और अधिकांश लैटिफूंडिया में भेड़ और पशु रखे जाते थे और कुछ जैतून और अंगूर भी उपजाए जाते थे। ये लैटिफूंडिया एक शब्द आपको मिलेगा। एक इसमें एक समुदाय के बारे में मिलेगा जिसके नाम है लोम्बार्ड या लोम्बार्डी। ये जर्मन समुदाय है जो मूल रूप से 6ठी सदी में इटली पे आक्रमण किया था और उत्तरी इटली में लोम्बार्डी के निवासी हैं। लोम्बार्डी, लोम्बार्ड इटली के संदर्भ में है। उसके बाद मेंस, बहुवचन इसका मानसी होता है। जमीन का एक टुकड़ा जिस पर एक पूरा कृषक परिवार खेती करता हो। यह जमीन अधिपति की भी हो सकती थी या किसान की भी। यह श्रम शुल्क मापने की एक इकाई भी है। उसके बाद उत्पादन का तरीका क्या है? इसके मतलब इसका प्रयोग आम तौर पे ये जो उत्पादन का तरीका है सामंतवाद के बारे में मूल रूप से मार्क्सवादी विद्वान, आप लोग अभी तो पीजी में जाएंगे तब थोड़ा समझेंगे। मार्क्सवाद मतलब इतिहास जो लिखा जाता है इसके भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होता है, मतलब विचारों का अलग अलग स्कूल होता है। जैसे वामपंथ के बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे। आप बेगूसराय से हमें तो आपको उदाहरण देंगे। बेगूसराय का नाम सुनते हैं, आप जानते हैं, कई लोग बेगूसराय से भी होंगे। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि ये आमतौर पे एक खास तरह के उत्पादन संबंध है, जैसे मालिक नौकर, अधिपति कृषिदास, ये सब संबंध के रूप में इसको इस उत्पादन के तरीका को समझते हैं। उसके बाद और क्या क्या शब्द आएगा? एक आएगा 3 खेत व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक खेत में बसंत के दौरान, दूसरे में पतझड़ के दौरान खेती की जाती है और तीसरे को परती छोड़ दिया जाता है। यह काम क्रम से सभी खेतों में किया जाता था। 2 खेत व्यवस्था, इसमें एक खेत में खेती की जाती थी और दूसरे खेत को छोड़ दिया जाता था। मतलब बारी बारी से यह क्रम दोहराया जाता है। खेतों को खाली क्यों छोड़ दी? गाँव में जब लगता है कि वो जमीन में अच्छी फसल नहीं हो रही तो कई बार उसको 1 साल तक परित छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं ना बिना फसल उगाए हुए। उससे कई बार क्या होता है कि उस जमीन की उत्पादकता बढ़ जाती है। ये थोड़ा बहुत जानकारी हुआ फ्यूडलिज्म के बारे में, मतलब कैसे लोग समझते हैं। मूल रूप से कहने का मतलब है, हम स्ट्रक्चर पे जाने से पहले एक बार आपको समरी के तौर पे बताना चाहेंगे पूरे सामंतवाद की व्यवस्था जो थी, उसका डेफिनेशन, उसका ओरिजिन, और फाइनली शॉर्ट में हम आपको समरी के तौर पे बताना चाहेंगे। इसके बारे में इतिहासकारों का जो मत है, जो लिखी हुई इतिहास है, उसके हम पढ़ते हैं कि यूरोप जो है एक लंबे समय तक वहाँ का जो रोम साम्राज्य का राजा था चार्ल मैग्ने,
उसकी मृत्यु के बाद मतलब एक कुव्यवस्था की ओर बढ़ गया था। वहाँ किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर दिखने को नहीं मिल रहा था, मतलब बहुत बुरे समय से गुजर रहा था। वहाँ पे डकैती, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक उथल पुथल, लग रहा था कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद लोगों के जीवन का, दैनिक जीवन का ये हिस्सा बन गया था। डकैती होना, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी, सामाजिक उथल पुथल होता था। तो इसी समय क्या होता है कि इसी प्रकार की व्यवस्था के बीच अब इसको एक मौका के रूप में देखते हुए कुछ विदेशी आक्रमण होती है। और वो क्या करते हैं कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग राज्यों को बड़े पैमाने पे आक्रमण करके लूट लेते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि इस लूट और आक्रमण की वजह से वहाँ की जो आम जनता थी, जो सब्जेक्ट थे, उसके अलग अलग कैटेगरी थे, उन लोगों के बीच एक असहाय की भावना उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि कोई उनको बचाने वाला नहीं है, मतलब भय का माहौल उत्पन्न हो जाता है। वैसे में ये जनता और जो लोग हैं वो कुछ पावरफुल, समाज में जो शक्तिशाली लोग थे, जो वो लोग भी अपने आप को बचाए रखने में प्रयत्नशील थे, वैसे लोगों के बीच जाकर मदद की आशा करता है, उनसे मदद मांगता है और कहता है कि उनके लाइफ को भी बचाइए और उनकी प्रॉपर्टी को भी बचाने का मतलब आग्रह करता है कुछ पावरफुल व्यक्तियों से। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो सिस्टम सेटअप बना, जो वो विदेशी आक्रमण के बाद जो लोगों के बीच एक असहाय की भावना उत्पन्न होती है और जो अपनी मदद की खोज में जो पावरफुल लोगों के पास जाते हैं, इसी से शायद जो निकल कर व्यवस्था बनती है उसको बोलते हैं सामंतवाद की व्यवस्था। ये मतलब एक आपको हल्के तौर पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इसके बाद क्या होता है कि ये जो एक संरचना बनती है, ये जो एक व्यवस्था है, एक अलग तरह की सामाजिक और राजनीतिक संरचना का प्रादुर्भाव मतलब उदय का रास्ता तय करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक सामाजिक और राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था के रूप में उभर कर सामने आती है मध्यकालीन यूरोप में, जो मूल रूप से लैंड टेन्योर मतलब भूमि का जो हिस्सा है लॉर्ड के द्वारा अपने वेसल्स को दिया जाता था। वेसल्स माने आप किसान के तौर पे भी समझ सकते हैं, छोटे छोटे जो किसान होते थे उनको देते थे और उस भूमि के टुकड़ा के बदले वो अपने मालिक को अलग अलग तरीके से सेवा प्रदान करते थे। उनके जमीन पे, मूलतः उनके जमीन पे काम करके वो उसके एवज में काम करते थे। तो आप कह सकते हैं कि जो सामंतवाद है एक वैसे सामंती संस्था का हिस्सा है जहाँ पे मतलब सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट मतलब एक सहायक के रूप में जो जनता है, बड़े पैमाने पे लोग अपने लॉर्ड या अपने जो ऊपर के अधिपति हैं उसके प्रति वो एक लॉयल्टी दिखाते हैं और उनसे जो जमीन का हिस्सा मिलता है उस पे वो काम करते हैं और उसी पे वो फिर वो उनके जमीन पे भी काम, मास्टर्स के लिए भी काम करके उसके एवज में वो काम करते हैं। और ये जो काम करते हैं जमीन के टुकड़ों पे या अधिपति के जमीन पे, उसके एवज में उनको सुरक्षा मिलती है उनके जीवन की और उनकी संपत्ति का। इसका जो ओरिजिन के बारे में भी अलग अलग बहुत बड़ा डिबेट है कि फ्यूडलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि सामंतवाद का जो उदय है, अचानक से कोई व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था अचानक से नहीं आती है, यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब इजिप्ट के बाद जो है ओल्ड किंगडम, एंशिएंट ग्रीस, मतलब जो ग्रीस उस समय था वहाँ पे भी कुछ एक तरह का एज ऑफ होमर का एक सिचुएशन आता है। उसमें भी लोग कहते हैं कि गरीब लोग मतलब कमजोर लोग एक रिक्वेस्ट करते थे कि उनको आप बचाइए, उनको आप प्रोटेक्शन दीजिए। और धीरे धीरे कहते हैं कि यही सिस्टम जो है कमिटेटस के रूप में, मतलब ये सिस्टम जो है इसी में जो यंग लोग थे वो अपने आप को पावरफुल लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, मतलब उनको मिलिट्री सर्विस के तौर पे या मिलिट्री सर्विस प्रदान करते थे पावरफुल लोगों के लिए, उनके लिए वो ड्यूटी करते थे जैसा कि उनके वो पावरफुल लोग या लीडर उनको इंस्ट्रक्ट करते थे। तो इसी तरह से ये कई उदाहरण आपको मिलेगा, फ्रांकिश हैं कुछ विद्वान लोग।
इसका जो मूल सिद्धांत है जिसपे फ्यूडलिज्म काम करता है। फ्यूडलिज्म के बारे में कहते हैं कि इसमें कुछ प्रिंसिपल है जिसके आधार पर फ्यूडलिज्म सामंती व्यवस्था चलती है। इसमें क्या होता है कि जो गरीब और निर्दोष कमजोर लोग हैं वो पावरफुल लोगों से हेल्प की आशा रखते हैं, और राजा चूंकि बहुत कमजोर हो गया था इसलिए राजा इन लोग को बचाने में सक्षम नहीं था। वैसी स्थिति में ये लोग अमीर और इच्छा रखते थे, मदद मांगते थे, जा नहीं पा रहे थे, जो विदेशी आक्रमण से वो अपने प्रजा को बचाने में असमर्थ थे। वैसी स्थिति में जो पावरफुल लोगों की तरफ अपनी सुरक्षा के लिए चले जाते हैं। इसमें से क्या है कि कुछ कुछ टर्म जो आएगा, जो मेन अधिपति थे जो अपने कॉमन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, उसके लिए टर्म यूज होता है या तो लॉर्ड, अधिपति, लेज लॉर्ड, सुजेरियन लॉर्ड या सिग्नोनियर लॉर्ड। तो और जो जनता उनसे सुरक्षा मांगते थे उसको वैसल, या वैसल मीन्स जो कृषक वर्ग थे, छोटे आम लोग थे, उनको वैसल कहते थे। इसके बाद आता है एक समय आता है 14वीं 15वीं सदी में, जब ये एक साथ ही जो व्यवस्था आती है विवाद की व्यवस्था, उसके बारे में बहुत सारे विद्वानों का फिर अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है इतनी बड़ी व्यवस्था कोई एक छोटे कारण या किसी कारण से इसका पतन नहीं हो सकता है, तो इसका पतन का कई कारण रहा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि सामंतवाद का जो पतन है उसके अंदर के ही कारण फैक्टर से है, मतलब जो साफ देखने को मिलती है जिसके वजह से सामंती व्यवस्था में एक क्रैक आता है और धीरे धीरे वो पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो सामंती व्यवस्था मूल रूप से कृषि आधारित थी, अब धीरे धीरे व्यापार के आगमन के बाद, व्यापार के शुरुआत के कारण, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, कुछ बाहरी दबाव की वजह से सामंती व्यवस्था का पतन देखने को मिलता है। तो ये कारण के बारे में कल हम जिक्र करेंगे, कल पढ़ेंगे कि क्या कारण, क्या आंतरिक और बाह्य कौन कौन से कारण होंगे जिसके बारे में विद्वान लोग अलग अलग मत रखते हैं, जो सामंती व्यवस्था के पतन का कारण बनता है और अंततः एक नई व्यवस्था की आगमन देखने को मिलता है जिसको हम पूंजीवाद व्यवस्था के रूप में जानते हैं। उससे पहले आज हम अगले 15-20 मिनट हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहेंगे। सामंतवाद मतलब उसकी रूप और संरचनाएं क्या क्या थी। इसमें आपको जो सबसे पहले हम अधिपति जिसको लॉर्ड कहते हैं, अधीनस्थ जिसको अंग्रेजी में वसाल कहते हैं, और ये आपको इतना आसानी से तो समझ में नहीं आएगा सामंतवाद के बारे में, आपको इसमें थोड़ा पढ़ना देख रहे हैं। धीरे धीरे आपको मेरे जिक्र करने के बाद भी आपको थोड़ा पढ़ना होगा, कोई किताब या कोई आर्टिकल, तभी थोड़ा समझ में आएगा सामंतवाद के बारे में। फिर भी हम कोशिश करते हैं, आप थोड़ा सुनिए, आज है कल भी बचा है, कल फिर से हम एक बार इसके समरी के रूप में करेंगे कोशिश। हमको पता है इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, मतलब फर्स्ट ईयर में हम कुछ मेहनत करने के कारण अपने कॉलेज में टॉप किए थे, लेकिन यही वो टॉपिक है जिसके वजह से सेकेंड ईयर में मेरा रिजल्ट खराब हो गया। थोड़ा कठिन है, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ तो नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा आसान करके ही पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपको कितना समझ में नहीं आएगा तो फिर कल हम कुछ और कोशिश करेंगे, बेहतर प्रयास करेंगे, तो शायद आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। सामंतवाद मतलब उसकी रूप और संरचनाएं। सामंतवाद क्या थी, आप मोटे तौर पे तो समझे ना कि एक राजनीतिक और सामाजिक ढांचा था जो एक उत्पादन की पद्धति थी, किस प्रकार से उसमें उत्साह थी, वो कैसे उसमें। अब पढ़ना है कि उसकी संरचनाएं क्या है, उसमें क्या क्या अलग स्ट्रक्चर है, मतलब कैसे सामंतवाद अपने आप में टिका हुआ था, उसमें क्या क्या चीजें थी। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिपति के बारे में, लॉर्ड, फिर अधीनस्थ जिसको वसाल बोलते हैं, फिर समर्पण। मतलब लॉर्ड, और आप पिरामिड देख रहे हैं, पिरामिड का फोटो तो देखे होंगे कई लोग, मिस्र के पिरामिड के बारे में पढ़े होंगे। तो
सामंतवाद की जो व्यवस्था है बेसिकली वो पिरामिड की तरह ही है स्ट्रक्चर। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, सामंतवाद जो है पिरामिड की तरह है। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो लॉर्ड बैठा है, सबसे नीचे जो बैठा है वो वसाल है, उसके अधीनस्थ है। और ये अधीनस्थ और लॉर्ड जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो एक समर्पण की व्यवस्था है जिसको होमेज बोलते हैं। तो एक दूसरे पे वो निर्भर है। नीचे के लोग अपने ऊपर के लोग के पास पे निर्भर है सुरक्षा के लिए, ऊपर के लोग नीचे के लोग के खेतों पे जाके उससे उत्पादन होता है, उनका वो जीवन चलता है। तो एक दूसरे पे वो लोग कैसे आधारित हैं। तो पिरामिड मूल रूप से जो सामंतवाद है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिड की तरह है। उसके बाद भू संपत्ति जिसको बोलते हैं टेनेमेंट्स। उसके बाद एक टर्म आएगा मैनोर। फिर कुछ इसमें जो नोबेल नाइट्स, मतलब NI वाला नहीं, KNIGST नाइट करके अंग्रेजी में होता है। फिर प्रतिस्पर्धा और उसके बीच जो सौर किस प्रकार से मतलब ये व्यवस्था बनी थी उसके बारे में थोड़ा हम आज अब पढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोग जो अभी तक हम जिक्र किए, बहुत कुछ इधर उधर से घुमा फिरा के, मतलब हो सकता है आपको उसी में से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। अब हम जो शुरू से फिर देखते हैं स्ट्रक्चर के संदर्भ में कि कुछ लोगों का जो मानना है कि सामंतवाद का जो कैसे होता है, जब एक नई व्यवस्था तौर पे कोई ना कोई एक उस व्यवस्था उसका पतन होता होगा। मतलब बहुत जरूरी नहीं है कि कई बार दोनों पैरेलल व्यवस्था भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ जो सामंतवाद के संदर्भ में है कि जब शाही सत्ता का ह्रास हो रहा था उसके एवज में सामंती व्यवस्था का उदय देखने को मिलता है। तो यूरोप में नवीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब जो सेकेंड हाफ है 19 के तमाम बंदरगाहों को और तटीय इलाकों को तबाह कर देते हैं। दूसरा आक्रमण मगयार्स के नाम से या हंगारी वासियों के द्वारा किया जाता है, जो जमीन के रास्ते बाल्कन होते हुए उत्तरी इटली और दक्षिणी जर्मनी और फ्रांस में आए। समझ रहे हैं? तो एक समुद्र के रास्ते आया, दूसरा जमीन के रास्ते आया। और तीसरा आक्रमण जो है, आप लोग सुनते हैं या आपस में चैट कर रहे हैं? आप लोग का ना सारा चैट का स्क्रीनशॉट रखा जाता है और उसके हिसाब से आपका रोल नंबर और नाम नोट करके रखा जाएगा, ठीक है? अगर आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रही तो हमसे बोलिए, अगर समझ में आ रहा है तो सुनिए। और अगर आप इस तरह से चैट करेंगे दिख रहा है जो, तो फिर आपको या तो रिमूव कर देंगे या तो आपको उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल सकता है। सर समझ ही नहीं आ रहा, सच बताऊं तो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए समझने का। आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने से थोड़ा पढ़ेंगे तब होगा। थोड़ा सुनिए हमसे और फिर पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में पूरी आएगी, ठीक है? ओके सर। थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। तो पहला आक्रमण हमने क्या बताया कि यूरोप में जब शाही सत्ता का ह्रास होता है उसके साथ ही सामंती सत्ता का उदय होता है। पहला आक्रमण समुद्र के रास्ते आती है, दूसरा आक्रमण हंगारी वासियों के द्वारा जमीन के रास्ते बाल्कन होते हुए इटली, दक्षिणी जर्मनी और फ्रांस में आता है। तीसरा आक्रमण सारासेन्स ने किया जो भूमध्य सागर पर ट्यूनीशिया से इटली और स्पेन के कुछ हिस्सों में आए थे। तो कहने का मतलब ये जो तीन तरह का आक्रमण रोम साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में देखने को मिलता है, ये सब लोग लुटेरे के रूप में आए थे। तमाम इलाकों को अपने अनुसार उन्होंने लूटा और एक बड़े पैमाने पे आतंक का माहौल पैदा करके रखते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में असुरक्षा और अस्थायित्व का माहौल कायम हो गया था इन सारे लुटेरे और आक्रमण की वजह से। कुछ कहते हैं इसकी वजह से यूरोप की आबादी भी बड़े पैमाने पे मतलब कमी देखने को मिलती है और उसके बाद कृषि में गिरावट आई, धन में कमी आई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ऊपर ऊपर से इसके एवज में क्या होता है कि जमीन की रक्षा करने का भार जो एक राजा का काम होता था, ऐसी परिस्थितियों में अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना, उसकी संपत्ति को बचाना,
उसको बचाए रखने के लिए सुरक्षा देना जो मूलतः एक राजा का काम होता था, वो बड़ी तेजी से स्थानीय छोटे शासकों के पास चला गया। समझ रहे हैं? ये बात तो समझ में आ रही होगी। ये जो बड़े पैमाने पे जो रोम साम्राज्य का राजा था, वो जब उनके राज्य के पतन के बाद जब बाहरी आक्रमण होता है, लुटेरे आते हैं, तो राजा को जो काम करना चाहिए था, अब छोटे छोटे शासक लोग उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो छोटे शासक धीरे धीरे मजबूत होते हैं और छोटे किसान जो शासकों के अधीन चले जाते हैं। मतलब जो किसान बड़े राजा के होने के कारण अब तक आजाद थे, वो फ्री थे, अब छोटे छोटे मतलब अलग अलग क्षेत्र विशेष राजा के अधीन चले जाते हैं और उसके वो अधीनस्थ बन जाते हैं। आ रहा है? जो मैंने पहले बात बताया आपको समझ में आ रही है कि अधिपति और उसके अधीनस्थ ये कैसे एक व्यवस्था क्रिएट होता है, क्या माहौल था, किस माहौल में ये व्यवस्थाएं का धीरे धीरे आपको उदय देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि इन किसानों को सुरक्षा प्रदान ये छोटे शासक करते हैं, उन्हें विकसित करने का वो प्रयास करते हैं। तो सामंती व्यवस्था में जो अधिपति वर्ग है और धार्मिक वर्ग का वर्चस्व हो गया। मतलब यूरोप में चर्च का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। चर्च के बारे में तो जानते हैं। तो अब क्या होने लगा, ऐसी परिस्थिति में किसानों के द्वारा जो खेती की जाती थी, उससे जो उत्पन्न या उत्पाद होते थे, उसके जो अधिशेष होता था, एक जो शासक वर्ग थे उस पर कब्जा कर लिया। समझे? मतलब किसानों के द्वारा जो खेती की जाती थी, उसके जो उत्पाद होते थे और उससे जो अधिशेष जो उनके जरूरत से ज्यादा होता था, उस पर अब किसका कब्जा हो गया? इन छोटे छोटे शासकों को हो गया। अब क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया की जटिलता है, मतलब फ्रांस में ज्यादा विकसित थी। ये जो हमने व्यवस्था का बात किया, इस तरह की व्यवस्था वहां पे देखने को मिलती है। इसका जो सबसे बड़े पैमाने पे जो विकास था वो हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। इसलिए फ्रांस के एक विद्वान है मार्क ब्लॉक, जो 2 किताबें लिखते हैं, फ्यूडल सोसाइटी, सामंती समाज पे 2 किताबें लिखते हैं। तो आप जब पीजी करेंगे, कुछ लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, तब पढ़ने के लिए आपको होगा। ये फ्रांस के बाद जर्मनी में भी ये व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन इटली में लोगों का मानना है कि इटली में यह व्यवस्था कभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, लेकिन छिटपुट तौर पे इटली में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसके बाद स्पेन में भी यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो कहने का मतलब जर्मनी और फ्रांस में ये बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है। और ऐसे में इंग्लैंड में सिसिली की नॉर्मन राजशाही में, कुछ रोम के पवित्र भूमि में, तो कुछ सामंती व्यवस्था इन जगहों पे थोड़ा और अधिक कठोर हो जाता है और कभी कभी दूसरी जगहों की अपेक्षा मतलब सैद्धांतिक प्रयोगों के अधिक निकट जाता है। तो इटली, जर्मनी और फ्रांस में, फिर इंग्लैंड के कुछ हिस्से में, सिसिली में, ये जो सामंती व्यवस्था थी ये धीरे धीरे कठोर होते चली जाती है। उसके बाद सामंती समाज का जो ढांचा है पदानुक्रम आधारित था। मतलब अभी जो हम आपको बताए ना कि जो पिरामिड का स्ट्रक्चर होता था, पिरामिड की तरह सामंती व्यवस्था का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या था कि जिसमें व्यक्तियों को अलग अलग पद प्रदान किए गए थे। कहने का मतलब जो पूरा सामंती समाज था, इसमें एक पदानुक्रम आधारित व्यवस्था थी। इसमें व्यक्तियों को अलग अलग पद दिए गए थे। इस ढांचा में ये जो पदानुक्रम ढांचा है सामंतवाद का, इसमें सबसे ऊपर राजा होता था जो कई अधिपतियों को में एक जो सबसे ऊपर राजा है, राजा के नीचे फिर अधिपति लोग हैं, मतलब जो भू संपत्ति या संपदा प्रदान करता था। मतलब राजा के नीचे वैसे लॉर्ड अधिपति होते थे जो भू संपत्ति या संपदा प्रदान करने का काम करते थे। ये अधिपति लोग अपने कई मातहतों मतलब वसाल या अधिपत, उनके जो अधीनस्थ लोग थे, को भू संपत्ति वितरित करता था, मतलब जिनके खास कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी होती थी। फिर नाइट्स, KNIGST, नाइट्स इस पदानुक्रम के सबसे नीचे पायदान पर स्थित थे, जो मूल रूप से इन अधिपतियों को सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे। मतलब कभी युद्ध की स्थिति में या राजनीतिक या किसी प्रकार की अस्थिरता की स्थिति में ये नाइट्स लोग जो हैं अपने अधिपतियों को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। और ये जो पूरी व्यवस्था है
सामंती समाज का वो व्यक्तिगत निष्ठा और समर्पण के मजबूत बंधन के रूप में काम करता है। तो क्या इसमें हम अब अलग से आपको एक एक के बारे में बताएंगे कि अधिपति जो लॉर्ड्स हैं, माथात, वशाल हैं, उनकी हैसियत, मतलब उनकी अपनी हैसियत क्या थी और उनके बीच के आपसी संबंध किस प्रकार के थे। इसमें भू संपत्ति या फीफ और भूखंडों के स्वरूप कैसे थे। फिर एक जमींदारी या मैनोर, जो बड़ा एक मैनोर जमीन का हिस्सा था, उसमें खेतिहरों और काश्तकारों की स्थिति किस प्रकार की थी। यानी और फिर फाइनली सामंती व्यवस्था में नाइट्स की जो संस्था थी, जो मूल रूप से सैन्य सेवाएं देती थे, उसके बारे में भी हम थोड़ा, हमको लगता है कि आज आपको यहीं पे छोड़ दें। ऐसे भी बहुत समझ में कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। नो सर, आ रहा है? आप पढ़ाइए ना, फिर बुक करूंगी तो हो जाएगा। हैं, पढ़ेंगे? यस सर। यस सर। 10 मिनट और है। इसके बाद तो अब हम अधिपति, अधीनस्थ और समर्पण, मतलब लॉर्ड, वशाल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे, इन दोनों के बीच का संबंध का क्या आधार था, उसको हम समझेंगे। इसको बहुत सारे विद्वान लोग इसको एक वैधानिक प्रक्रिया मानते हैं। मतलब एक कानूनी तौर पे ये एक मान्य प्रक्रिया थी जिसके तहत एक व्यक्ति अपने को एक संरक्षण के हवाले कर देता था। समझ रहे हैं? मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था थी सामंती समाज की जिसमें अधिपति और अधीनस्थ इन दोनों के बीच का जो समाज संबंध था, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को एक संरक्षण के हवाले कर देता था, जो जिसको हम इकरारनामा के नाम से जानते हैं। इकरारनामा समझते हैं ना? मतलब हम दो व्यक्ति मिलके ऐसी कुछ आपस में एक संधि करें या कोई ऐसी एक बात करके कि इस हम आपको सौंपते हैं अपने आप को कुछ काम के लिए या कुछ जो भी है, इसमें दोनों ही पक्षों पर कई बंधन और दायित्व होते थे। मतलब ये जो इकरारनामा होता था बहुत आसान नहीं होता था, इसमें दोनों ही पक्ष कई बंधन और दायित्व से बंधे होते थे। जो व्यक्ति स्वयं को अनुबंधित करता मातहत कहते थे, जो अपने से ऊपर संरक्षण के पास अपने आप को अनुबंधित कर देता था, उसको मातहत या अंग्रेजी में वैशल्स कहते थे। वह अपने मालिक यानी अधिपति या लॉर्ड की सेवा और सम्मान करने का वचन देता था। इस सेवा और सम्मान के बदले में उसे क्या मिलता था? इस सेवा और सम्मान के बदले में उसे आजाद आदमी का हक प्रदान करना होता था। मतलब ये जो हम सेवा और समर्पण देंगे अपने अधिपति के प्रति, इसके एवज में वो हमें एक आजाद आदमी का हक प्रदान करेगा। अधिपति या मालिक जो था वो अपने मातहत या आश्रित या अपने अधीनस्थ की देख रेख और सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता था। तो इस इकरारनामे को, मतलब ये जो पूरी इकरारनामे की व्यवस्था है, उसको वैधता प्रदान करने के लिए, मतलब एक वैध व्यवस्था हो, वैधानिक व्यवस्था हो, इसके लिए कुछ औपचारिकता भी दोनों तरफ से पूरी की जाती थी। इसमें क्या होता था? आशीर्वाद या समर्पण इस इकरारनामे की पहली और प्राथमिक शर्त होती थी। आशीर्वाद दें या समर्पण करें, ये इकरारनामे की पहली और प्राथमिक शर्त, मतलब ये सबसे पहला जरूरी शर्त था। उसके बाद ये जो सभी वर्ग के सदस्यों को यह काम करना पड़ता था। और कैरोलिंजी राजा, कुछ एक राजाओं के शासन काल में यह अभिजात वर्ग के सदस्यों तक सीमित हो गया। अभिजात वर्ग समझते हैं? जो नोबल क्लास होता है, थोड़ा कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, एलिट क्लास होते हैं, जो अभी भी कहते हैं ना कि एलिट लोग हैं, उन्हीं तक सीमित था। उसके बाद क्या होता है कि आशीर्वाद ग्रहण करने की इस प्रक्रिया में, जो आप अधिपति से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया में दो मूल तत्व शामिल होते थे, जिसको हम अंग्रेजी में एमिक्विस्टोमेनम, मतलब इसमें क्या होता था कि वशाल या अधीनस्थ या मातहत जो है, घुटनों के बल नंगे सिर और निहत्था अपने हाथ जोड़कर अपने अधिपति या मालिक के हाथों के बीच रखता था, जो दोनों हाथों से उसके हाथों को थाम लेता था। आप अभी थोड़ी देर पहले जब पिछले क्लास में सर पढ़ा रहे थे, तो आप एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़ा रहे थे? मोक्षानुग्रह की नीति क्या बता रहे थे? समुद्रगुप्त वाला
Yes, बता रहे sir. थे ना। yes, sir. तो उसमें क्या करता है समुद्रगुप्त की जिन दूर दराज के राजाओं को के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने ऊपर अधिक कब्जा कर लेता है, उसको जीत लेता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। लेकिन छोड़ता है एक शर्त पे। क्या छोड़ता है? वो समय समय पे उनको मिलिट्री सर्विस प्रदान करते हैं और उनको पेशकश करते हैं। जब आप आगे दूसरे साल में जाएंगे, जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें एक बलबन नाम का सुल्तान का, दिल्ली का सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे सजदा और पैबोश करना पड़ता था। पैर के बल झुककर, घुटनों के बल झुककर राजा के पास चूमना पड़ता था। सुने हैं ना आप ये? यस सर, बलबन ही स्टार्ट किया था ये। हाँ, बलबन ने स्टार्ट किया था। तो ये अगले में मतलब हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो एक इकरारनामा है जो आशीर्वाद प्राप्त करने का है, जो मतलब आप लॉर्ड से, अपने ऊपर के जो लॉर्ड है उससे जो आप सुरक्षा चाहते हैं, उसके एवज में क्या करना पड़ता था? सबसे पहले आपको इमिक्विस्टो मेनम, इसके तहत जो अधीनस्थ लोग हैं उनको अपने घुटनों के बल, नंगे सिर, निहत्था होकर, अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने अधिपति या मालिक के हाथों के बीच रखता था। देख रहे हैं, ऐसे करके इसके बीच में रखता था, है ना? जो दोनों हाथों से उसके हाथों को थाम लेता था। अभी भी आप देखते हैं, कई बार बहुत मित्र होंगे या किसी बड़े व्यक्ति को मिलते देखते होंगे ना, ऐसे दोनों हाथ पकड़ के मिलते हैं और बोलो या स्वीकृति का इजहार करते हैं। मतलब वो मिलकर एक दूसरे से अपने इच्छा का, वचन का इजहार करते हैं, जिसमें वसाल या माथात अपने को अधिपति के अधीन घोषित करता है और अधिपति इस आत्मसमर्पण को बोलकर स्वीकार करता था। समझे? तो अधिपति और वैशाल के बीच कैसा संबंध था? एक समर्पण का भाव था, आशीर्वाद का भाव था। राजा अधिपति जो है उसको आशीर्वाद देता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करने का आशीर्वाद देता है, और जो अधीनस्थ लोग हैं वो समर्पण की भावना प्रकट करते हैं, और यह एक इकरारनामा के तहत बना होता है। अब आते हैं हम 8वीं शताब्दी के मध्य में। क्या होता है कि ये मातहतों की हैसियत के ऊपर उठने का एक प्रमाण मिलता है। मतलब 8वीं सदी में ये जो मातहत अधीनस्थ लोग हैं ये धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि कैरोलिनियो जो स्वामी भक्ति की शपथ का एक समारोह मातहत द्वारा अपने अधिपति के प्रति स्वामी भक्ति की स्वीकृति, मतलब एक समारोह के तहत जो ये स्वामी भक्ति की शपथ ली जाती थी, जिसमें इस बात पे बल दिया जाता था कि ये मातहत जो हैं अभिजात वर्ग के सदस्य हैं और स्वतंत्र आदमी के तौर पे सेवा करेंगे। मतलब आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह मातहत जो था, अधीनस्थ लोग, शपथ लेता था और आजाद आदमी के रूप में अपने अधिपति के प्रति धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर निष्ठावान रहने की शपथ लेता है। देखते ना, अभी भी हम बोलते हैं कि नहीं कि गीता को पकड़ के शपथ लो। कोर्ट में जब कुछ होता है तो देखते हैं ना, धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के शपथ लेते हैं कि नहीं। कोई मंत्री बनता है तो संविधान की शपथ लेता है। तो अलग अलग जगहों पे है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक धर्म ग्रंथ पे हाथ रखकर निष्ठावान रहने की शपथ लेता है। कहने का मतलब अधिपति जो है अपने मातहत से यह शपथ कई बार दोहराने के लिए कह सकता है, और खासकर तब जब उसे उसकी निष्ठा पर संदेह, अगर अपने अधीनस्थ पे जो अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग मतलब थोड़ा जो बिल्कुल नीचे निम्न लोग हैं उससे ऊपर की व्यवस्था हो गई ना, थोड़ा ऊपर के हैं, उनके स्टेटस थोड़ा बेहतर है, तो अगर उस पर राजा को शक होगा, उसके समर्पण पे थोड़ी भी शक होगी, तो राजा उसको बार बार या एक बार करार हो जाने पर आशीर्वाद और स्वामी भक्ति की शपथ दोनों पक्षों के जीवित रहते कायम रहती थी। मतलब यह एक बार हो गया तो ये उनके से एक तरफा समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसका एक शर्त और था, मतलब कोई एक तरफ से कहेगा कि हम अब ये इसको नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो सिद्धांत के तौर पे कम से कम मातहती का करार जो था दोनों पक्षों का बिल्कुल निजी फैसला माना जाता था, और आशीर्वाद प्राप्त करने और स्वामी भक्ति की शपथ लेने के समारोह जो होते थे, खास तौर पे फ्रांस में अनुष्ठानिक चुंबन, मतलब जो ये समारोह होता था उसमें एक विशेष प्रकार की मतलब रीति देखने को मिलती थी, जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं। ऑस्कुलम का मतलब हुआ अनुष्ठानिक चुंबन, अवश्य शामिल होता था, खास करके फ्रांस में, जिसमें क्या होता था, ये अनुष्ठानिक चुंबन में दो पक्षों के बीच हुए करार
और उत्तरदायित्व को स्वीकार करने का भाव ही नहीं छिपा होता था, बल्कि मातहत के प्रति सम्मान का भाव भी अंतर्निहित होता था। मतलब ये इसके अंतर्गत वो एक सम्मान का भावना भी दिखाते थे, समर्पण की भावना भी होती थी, आशीर्वाद की भावना होती थी। कुल मिलाकर यह एक वैधानिक और धार्मिक स्वीकारोक्ति के तहत ये संबंध स्थापित होता था और एक दूसरे के प्रति अधीनस्थ लोग अपने समर्पण की भावना दर्शाते थे, अधिपति लोग उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। आज के लिए इतना ही। अब कल जब हम फिर से क्लास में जुड़ेंगे तो हम थोड़ा सामंतवाद का ये संरचना को आगे बढ़ा के फिर हम अंततः इसकी पतन के बारे में, जिसमें व्यापार और पतन कैसे होता है और पूंजीवाद का रास्ता कैसे प्रशस्त होता है, उसका जिक्र हम कल के क्लास में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू अमिताभ सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। कल मिलते हैं।